ये जानकर कि जानकी ने आदित्य को कुछ नहीं बताया, प्रीति खुश होकर उनके गले से लग गई। जानकी थोड़ा हैरान हुई, पर फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपने सर को बता दिया होता तो वो मुझे पक्का नौकरी से निकाल देते। आज आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। थैंक यू। जानकी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, बहुत प्यारी है आप। ये सुनकर प्रीति का चेहरा खिल गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ मैम, बहुत सारे काम खत्म करने हैं मुझे। जानकी ने सिर हिला दिया तो प्रीति अपने कैबिन में चली गई। जानकी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अपने कैबिन से बाहर आ रही अहाना की नजर जानकी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए जानकी के पास आई और उनके पैर छूकर बोली, नमस्ते दादी, जीती रहिए बेटा। जानकी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा। तो अहाना मुस्कुराते हुए बोली, आपको ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दादी। आपने बताया क्यों नहीं कि आप ऑफिस आ रही है। जानकी उसके गाल को छूकर बोली, बेटा हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आप सबसे भी मिल ले। तभी वहां अविनाश भी आ गया। उसने भी जानकी के पैर छूकर पूछा, आप कब आई दादी। कुछ देर पहले आए थे, पर अब बस वापस जा ही रहे हैं। थोड़ी देर और रुकिए ना दादी, सर के कैबिन में चलकर साथ में चाय पीते हैं। अहाना के इतना कहते ही जानकी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आपके होने वाले पति ने आज हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे, और वैसे भी हमें लेट हो रहा है। कल की पूजा के लिए पंडित जी ने बहुत सारी सामग्री लिख कर दी है। हमें लता के साथ वो सारी चीजें लेने जाना है, इसलिए हम चलते हैं। कल तो मुलाकात होगी ही। अहाना ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो जानकी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और प्रीति को देखते हुए जाने लगी। तभी अविनाश बोला, आइए दादी, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जानकी ने सिर हिलाया और उसके साथ चली गई। अहाना भी मुस्कुराते हुए उनके साथ चल दी। इधर प्रीति अपने कैबिन से बाहर आ ही रही थी कि तभी आदित्य अपने कैबिन से बाहर आकर उससे बोला, दिमाग नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है या नहीं। तुम्हें अब तक ये पता नहीं चला कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने कि मुझसे मिलने कोई आया है। कम से कम उनसे ये तो पूछना चाहिए था कि वो कौन है और उन्हें मुझसे क्या काम है। प्रीति ने उसे घूरा और बिना कोई जवाब दिए अपने कैबिन में आ गई। आदित्य को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो भी गुस्से में प्रीति के कैबिन में आया और उसकी बांह पकड़कर बोला, मुझे बदतमीज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है प्रीति, और खास करके ऐसे लोग जो मुझे इग्नोर करते हैं। उन्हें तो मैं एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। प्रीति अपनी बांह छुड़ाकर बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी खास हैं, और वैसे भी आपने खुद मुझसे कहा था कि अगले 1 घंटे तक आप किसी से नहीं मिलेंगे, पर फिर भी मैंने आपको बताना चाहा था, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि सुनने से ज्यादा आपको सुनाना पसंद है। उसकी बातें सुनकर आदित्य और भड़क गया और प्रीति को घूरने लगा। प्रीति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और लड़खड़ाते हुए अपनी टेबल की ओर बढ़ने लगी। उसे ऐसे चलते देख आदित्य को याद आया कि कल हुए एक्सीडेंट में प्रीति के पैर में चोट आई थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने प्रीति को सारे दिन खड़े रहने की सजा दी थी। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली, पर प्रीति अपनी टेबल के पास खड़ी होकर फिर से अपना काम करने लगी। आदित्य ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली और प्रीति से बोला, अगर मुझे याद होता कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो मैं तुम्हें खड़े रहने की सजा नहीं देता। प्रीति ने पेंसिल उठाए और ब्लूप्रिंट पर काम करते हुए बोली, तो आप कोई और सजा दे देते। आदित्य मुंह फेरकर बोला, तुम बैठकर अपना काम कर सकती हो, मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई कमजोर पत्ता नहीं हूँ जो जरा सी हवा चलते ही पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाऊं। छोटी सी चोट लगी है, मैं खड़ी रहकर भी अपना काम कर सकती हूँ। ये सुनकर आदित्य मन ही मन बोला, कितनी अकड़ है इस लड़की में, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, पर मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए बैठेगी नहीं। ठीक है, मुझे क्या, इसकी मर्जी, मैं क्यों इसकी परवाह करूं। आदित्य अकड़ते हुए उससे बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। प्रीति को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी टेबल पर रखा घर का मॉडल उठाया और जाते हुए आदित्य को मारने लगी, पर फिर कुछ सोचकर उसने मॉडल फिर से टेबल पर रख दिया और बोली, इतना घमंडी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे अपनी गलती मानना तो दूर, इन्हें तो किसी के दर्द की परवाह भी नहीं है। पता नहीं
अहाना मैम जैसी इतनी अच्छी लड़की क्या सोचकर इनके जैसे आदमी से शादी करने जा रही है। मैं तो इन्हें कुछ घंटे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बेचारी अहाना मैम सारी जिंदगी इन्हें कैसे झेलेगी। हे भगवान प्लीज अहाना मैम को इस आदमी को बर्दाश्त करने की हिम्मत देना और हमेशा उनके साथ रहना। बहुत अच्छी इंसान है वो। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे भी मौका देना चाहती है, वरना कौन किसी नई लड़की के लिए इतना कुछ करता है। इतना कहकर प्रीति मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। 4 घंटे तक खड़े रहकर उसने ब्लूप्रिंट पर काम किया, पर शाम के 7 बजते ही रिया उसके कैबिन में आकर बोली 7 बज गए हैं, घर नहीं चलना क्या। प्रीति ने ब्लूप्रिंट की सीट को रोल की और अपने बैग में सामान डालते हुए बोली बस 2 मिनट रिया। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बैग में डाला। उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और लगड़ाते हुए रिया के पास आई। रिया ने उसे सहारा दिया और दोनों ऑफिस से बाहर आ गई। रिया बाहर एक बेंच पर उसे बैठाकर बोली तू यही बैठ, मैं बस अभी स्कूटी लेकर आई। प्रीति ने सिर हिलाया तो रिया दौड़ती हुई स्कूटी लेने चली गई। पैर में हो रहे दर्द की वजह से प्रीति का चेहरा उतर गया था। तभी आदित्य ने बाहर आकर गार्ड को अपनी गाड़ी लाने के लिए चाबी दी। गार्ड गाड़ी लेने चला गया, तभी उसकी नजर बेंच पर बैठी प्रीति पर पड़ी जो अपना पैर पकड़े बैठी थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य को बहुत तकलीफ हुई। वो हिम्मत करके उसके पास आया, पर उसे देखते ही प्रीति अकड़कर बोली ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं बैठ सकती हूँ। मैंने बहुत पहले तुम्हारी सजा खत्म कर दी थी, खड़े रहने की जिद तुम्हारी थी प्रीति, आदित्य ने जवाब दिया। प्रीति कुछ नहीं बोली, बस उसने अपना मुंह फेर लिया। आदित्य फिर से बोला मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। प्रीति गुस्से में भड़की मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रिया स्कूटी लेकर आती ही होगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। प्रीति तुम स्कूटी पर नहीं बैठ पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को भी अपना पैर एक बार दिखाना चाहिए। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कहती हूँ कि दर्द देने वाले परवाह करते हुए अच्छे नहीं लगते बाबू साहब। और मैंने भी कहा था तुमसे कि अगर मुझे याद होता कि तुम्हें पैर में चोट लगी है तो मैं तुम्हें खड़े रहने की सजा कभी नहीं देता। अब अपनी ये अकड़ साइड में रखो और मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं, प्रीति ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र स्कूटी लेकर आ रही रिया पर पड़ी। उसे देखते ही प्रीति बेंच को पकड़कर आहिस्ता से उठकर खड़ी हुई। खड़े होते ही वो लड़खड़ाने लगी। आदित्य उसे पकड़ ही रहा था कि तभी प्रीति उसे हाथ दिखाकर गुस्से में बोली मैं खुद चल सकती हूँ, और वैसे भी मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी। प्रीति इतना कहकर जाने लगी। आदित्य खड़ा उसे जाते देख रहा था। वो आगे बढ़ते हुए धीरे से बड़बड़ाए मदद करने चले हैं। एक सॉरी तो मुंह से निकल नहीं रहा। अगर सॉरी कह दिया होता तो मैं तभी बैठ गई होती, पर नहीं, सॉरी कहने में तो मिस्टर आदित्य मेहरा का ईगो हर्ट हो जाता। मुझे भी नहीं चाहिए इनकी मदद। आई एम सॉरी प्रीति, तभी आदित्य बोला। उसके सॉरी कहते ही प्रीति के कदम रुक गए और उसने पलटकर हैरानी से उसे देखा। आदित्य उसके पास आकर बोला आई एम सॉरी, तुमने सुबह मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था। बस उसी गुस्से में मैंने तुम्हें खड़े रहने की सजा दी, पर ट्रस्ट मी, मैंने आज तक ऐसा कभी किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं किया। प्रीति कुछ नहीं बोल पाए, बस एकटक उसे देखने लगी। तभी रिया ने उसके पास आकर अपनी स्कूटी रोकी और बोली चले प्रीति। प्रीति अभी भी आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य प्रीति की ओर देखकर रिया से बोला प्रीति तुम्हारे साथ स्कूटी पर नहीं बैठ पाएगी रिया, इसलिए तुम जाओ, मैं प्रीति को अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। प्रीति तुरंत बोली आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रिया के साथ चली जाऊंगी। प्रीति मुझे लगता है कि तुझे सर की बात मान लेनी चाहिए। स्कूटी पर बैठकर इतनी दूर जाने से तेरे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। तभी रिया बोली। प्रीति उसे गुस्से में घूरने लगी। उसे घूरते देख रिया इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा देखकर आदित्य फिर से बोला मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, चलो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, समझे आप। इतना कहकर प्रीति रिया की स्कूटी की ओर बढ़ने लगी। तभी गार्ड आदित्य की गाड़ी लेकर आ गया। प्रीति के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी चली जा रही थी। उसे दर्द में देखकर आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रीति और रिया दोनों भौचक्की रह गई। रिया तो पलके झपकाना भी भूल गई। प्रीति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली ये क्या बदतमीजी है,
नीचे उतारिए मुझे मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, लिव मी। आदित्य ने रिया की ओर देखा और फिर से बोला, तुम जाओ, मैं प्रीति को तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। रिया ने डरते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। आदित्य प्रीति को लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने प्रीति को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और फिर गाड़ी लॉक करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। प्रीति डोर खोलने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, खोलिए इसे। आदित्य अपना सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, सीट बेल्ट बांधो अपना। प्रीति ने उसकी नहीं सुनी और डोर खोलने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने गुस्से में उसे घूरा और फिर झुककर उसका सीट बेल्ट बांधने लगा। उसे अपने इतने करीब देखकर प्रीति बिना हिले उसे एकटक देखने लगी और वो भी सीट बेल्ट बांधते हुए उसे घूरने लगा। उसने सीट बेल्ट बांधकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की। प्रीति कुछ नहीं बोल पाई। ऑफिस के गेट पर खड़े अविनाश और अहाना ने ये सारा मंजर देखा। ये सब देखकर अहाना बुद्ध बनी सोच में पड़ गई। तभी अविनाश ने उसका चेहरा देखा तो पूछा, आदित्य सर ने तुम्हें कभी अपनी बाहों में ऐसे उठाया है? उसके इतना पूछते ही अहाना उसे घूरने लगी। अविनाश उसे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, बी केयरफुल फॉर दिस गर्ल अहाना। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि इस लड़की का आदित्य सर के आसपास रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अहाना उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, शट अप अविनाश। वो मुस्कुरा दिया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि जिसके साथ जाने के लिए तुम बेकरार थी उसे तो कोई और ले उड़ी। उसके इतना कहते ही अहाना गुस्से में वहां से जाने लगी तो वो भी हंसते हुए उसके पीछे आते हुए बोला, अहाना मैं मजाक कर रहा था यार। हम दोनों जानते हैं कि आदित्य सर अपने लिए फैसले कभी नहीं बदलते। उन्होंने अगर तुमसे शादी करने का फैसला लिया है तो वो तुमसे शादी जरूर करेंगे। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, अब जाओ जाकर गाड़ी लेकर आओ और मुझे ड्रॉप करो। आपका हुक्म सर। आंखों पर मैम साहब। इतना कहकर अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और फिर गार्ड की ओर अपनी गाड़ी की चाबी फेंक दी। गार्ड तुरंत ही उसकी गाड़ी लेने चला गया। उसके जाते ही अविनाश ने अहाना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वैसे अहाना, प्रीति में कोई बात तो जरूर है जो उसने दी ग्रेट आदित्य मेहरा को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे अविनाश? अहाना ने चिढ़ते हुए पूछा तो वो झट से बोला, सिर्फ एक कॉफी। अहाना उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी गार्ड अविनाश की गाड़ी लेकर आ गया। उसके गाड़ी से बाहर आते ही अविनाश ने उसकी बांह पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा, अब चलो तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूँ, किसी अच्छे से कैफे में चलकर कॉफी पीते हैं। अहाना कुछ नहीं बोली और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। इधर आदित्य गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार प्रीति की ओर देख रहा था, जो मुंह फुलाए बैठी, कभी उसे घूरती तो कभी गाड़ी से बाहर देखने लगती। तभी आदित्य बोला, मैं सच में भूल गया था प्रीति कि तुम्हें पैर में चोट लगी है। आई एम सॉरी। प्रीति बिना उसकी ओर देखे बोली, प्लीज आप मुझसे सॉरी मत कहिए, क्योंकि आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए आप सारी जिंदगी भी मुझसे माफी मांगेंगे तो आपकी माफी कम पड़ जाएगी। उसके इतना कहते ही आदित्य को एक बार फिर वो सब याद आने लगा जो उसने मानपुर में प्रीति के साथ किया था। उसने खुद को संभालने के लिए पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बिना उसकी ओर देखे बोला, मैंने तुमसे पहले भी ये कहा है प्रीति कि जो मैंने किया उसकी वजह तुम्हारे पापा और दादा थे। उन्होंने जो कुछ भी हमारे साथ किया था मैंने वही उनके साथ किया है। प्रीति ने गुस्से में आदित्य की ओर देखा और बोली, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। ये सवाल जाकर अपने दादा से पूछो, वही बेहतर जवाब दे पाएंगे तुम्हें। प्रीति गुस्से में बोली, मेरे दादासा से आज तक सिर्फ एक ही गुनाह हुआ है कि उन्होंने लालच में आकर अपने ही दोस्त को धोखा दिया था, जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। और रही बात मेरे बाबासा की, तो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। आज भले वो इस दुनिया में ना हो पर मुझ में हमेशा जिंदा रहेंगे। जगदीश अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर आदित्य को झटका सा लगा और उसने झटके से अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। उसके इस तरह ब्रेक लगाने से प्रीति का सिर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था, पर आदित्य ने उसके सिर के नीचे अपनी हथेली रख दी। प्रीति ने तुरंत उसे देखा तो आदित्य ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देख आदित्य मन ही मन बोला, तुम्हारे आंसू साफ साफ कह रहे हैं कि शायद अब तुम्हारे बाबा सा तुम्हारे साथ नहीं है, पर क्या वो आज मेरी वजह से
मन ही मन इतना कहकर आदित्य ने फिर से प्रीति की ओर देखा, जो अभी भी रो रही थी। उसने प्रीति को शांत कराने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उसके कंधे तक पहुंचकर उसने अपना हाथ रोक लिया। कुछ पल सोचने के बाद उसने हिम्मत करके प्रीति के कंधे को छुआ और बोला, प्रीति, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है तो मैं ये बात कभी नहीं छेड़ता। प्रीति रोते हुए बोली, प्लीज आप मुझे रिया के घर छोड़ दीजिए। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले ली। प्रीति एक बार फिर अपने अतीत के उन लम्हों को जीने लगी जिसे शायद वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। उसे अपने बाबासा के साथ बिताया अपना बचपन याद आने लगा था, अपनी माँ का दुलार याद आने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। आदित्य बार बार उसकी ओर देख रहा था। उसे प्रीति को इस तरह रोते देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर प्रीति से कुछ और पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी रोक दी, पर प्रीति बुद्ध बनी बैठी अपनी और भानु की धोखे से हुई शादी के बारे में सोच रही थी। इसलिए उसे ये भी पता नहीं चला कि आदित्य ने गाड़ी रोक दी है। आदित्य उसकी ओर देखकर बोला, प्रीति, तुम्हारे पैर में दर्द है, चलो चलकर एक बार डॉक्टर को दिखा दो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आदित्य फिर से बोला, प्रीति। उसकी आवाज सुनकर प्रीति चौंक गई। उसने तुरंत आदित्य की ओर देखा तो वो आहिस्ता से बोला, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। उसने हॉस्पिटल की ओर देखा और अपना सीट बेल्ट खोलते हुए बोली, मैं ठीक हूँ सर, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप मेरे लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करिए। इतना कहकर वो उसकी गाड़ी से बाहर आ गई। आदित्य भी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया। प्रीति लड़खड़ाते हुए ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने दौड़कर उसकी बांह पकड़ी और उसे रोकते हुए बोला, प्रीति, तुम्हारे पैर में बहुत दर्द है, प्लीज चलकर एक बार डॉक्टर को दिखा दो, वरना मुझे हर वक्त ये गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा दर्द और बढ़ गया। प्रीति ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाई और बोली, मिस्टर आदित्य मेहरा, आपको मेरे दर्द की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दर्द की वजह हमेशा आप ही होते हो। आपकी वजह से मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए प्लीज दूर रहिए मुझसे, नफरत करती हूँ मैं आपसे, इतनी जितनी दुनिया में किसी ने किसी से ना की हो। प्रीति की ये बात आदित्य के दिल में किसी तीर की तरह चुभी और वो एकटक उसे देखने लगा। वो फिर से रोते हुए बोली, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है बाबू साहब, मैं फिर से बिखरना नहीं चाहती, सुकून से जीना चाहती हूँ मैं, और वो तब होगा जब आप मेरी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करना बंद कर दोगे, इसलिए प्लीज दूर रहिए मुझसे, प्लीज। इतना कहकर प्रीति ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। आदित्य उसे जाते देख रहा था, पर वो न ही प्रीति को रोक पाया और न ही कुछ कह पाया। वो लड़खड़ाते हुए ऑटो के पास आई। उसने ऑटो वाले से बात की और फिर उसमें बैठकर चली गई। पर आदित्य अभी भी वही बारिश में खड़ा था। प्रीति भी ऑटो में बैठी उसके बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन खुद से बोली, जिस इंसान से मैं नफरत करती हूँ, जिसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती, उसे किस्मत बार बार मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं पारो की कहीं बात सच ना हो जाए, कि मेरा और बाबू साहब का कोई किस्मत कनेक्शन है। भगवान ना करे पारो की कहीं ये बात कभी भी सच हो, क्योंकि अगर ऐसा कभी हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। हे भगवान, प्लीज मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि कल से ऑफिस में बाबू साहब मेरे साथ वो सब न करें जो उन्होंने आज किया है, और अगर वो कल भी ये सब करने वाले हैं तो मुझे दर्द सहने की हिम्मत दीजिएगा। इधर आदित्य भी बारिश में खड़ा प्रीति के बारे में सोच रहा था। उसे प्रीति की कही एक एक बात याद आ रही थी। वो मन ही मन खुद से बोला, मेरी वजह से प्रीति से उसका प्यार छीन गया, मेरी वजह से शायद उसके बाबा सा आज इस दुनिया में नहीं है। ना जाने वो किन हालातों का सामना करके यहाँ पहुंची है, और मैं अभी भी उसे दर्द पहुंचा रहा हूँ। आज जो मैंने उसके साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं प्रीति को कोई दर्द नहीं पहुंचाऊंगा और उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां लौटाऊंगा। आदित्य फिर से आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपने फोन से एक मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उसने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर कॉल रिसीव करके बोले, क्या हुआ आदि, घर पर सब ठीक है ना? आदित्य अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बोला, अंकल मैंने आपको एक एड्रेस मैसेज किया है, प्लीज
अभी और इसी वक्त उस एड्रेस पर पहुंचिए, वहां आपको एक लड़की मिलेगी। प्रीति, उसे चोट लगी है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। वो तो ठीक है आदि, पर वो लड़की है कौन? डॉक्टर साहब ने पूछा। वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, पर आप उसे नहीं बताएंगे कि मैंने आपको वहां भेजा है। आप अभी जाइए वहां। ठीक है। डॉक्टर के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर किया और वहां से चला गया। इधर प्रीति ने अपने घर की डोरबेल बजाई तो रिया ने आकर दरवाजा खोला। रिया ने उसे देखते ही सहारा दिया और उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर आई। उसने प्रीति को जैसे ही सोफे पर बैठाया तो प्रीति बोली, मैं ठीक हूँ रिया, तू ठीक है या नहीं? वो तो तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। इतना कहकर रिया ने टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी लिया और ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। रिया उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी प्रीति गुस्से में बोली, इस आदमी को समझना मेरे लिए अब नामुमकिन हो गया है। पहले खुद ही दर्द पहुंचाते हैं और फिर खुद ही मलहम भी लगाते हैं। सारा दिन मुझे खड़ा रहने की सजा दी और फिर मुझसे माफी भी मांगी। मुझे तो समझ आना ही बंद हो गया है कि ये कोई आदमी है या फिर कोई कंफ्यूज्ड पुतला। समझ नहीं आता कि अहाना जैसी इतनी अच्छी और समझदार लड़की क्या सोचकर इनके जैसे आदमी से शादी कर रही है, और उनका परिवार वो जाने कैसे झेलता होगा उन्हें। आज एक बुजुर्ग औरत को उन्होंने घंटों इंतजार करवाया। कोई इतना रूड कैसे हो सकता है रिया? रिया मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये तो जरूर पता है कि ऐसे खड़ूस आदमियों को जब किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वो उससे टूटकर प्यार करते हैं। ये सुनकर पानी पी रही प्रीति को ठसका लग गया और वो तुरंत बोली, प्यार? और आदित्य मेहरा, लगता है तेरा दिमाग हिल गया है। प्यार किस चिड़िया का नाम होता है ये तो उन्हें पता भी नहीं होगा, और मुझे तो पक्का यकीन है कि अहाना मैडम से उनकी शादी जरूर कोई बिजनेस डील होगी। ऐसा नहीं है प्रीति, अहाना मैम और सर एक दूसरे को पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं। अहाना मैम सर को खुद से भी ज्यादा जानती हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर उनसे शादी करने का फैसला लिया है। और तुझे पता है अगले महीने ही उनकी शादी भी होने जा रही है। आदित्य सर उनसे प्यार करते होंगे तभी तो उनसे शादी कर रहे हैं। आदित्य की शादी की बात सुनकर प्रीति सोच में पड़ गई और कुछ पल सोचने के बाद बोली, पर रिया, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो वो प्यार उसकी आंखों से झलकने लगता है, पर मुझे तो आदित्य सर की आंखों में उनके लिए इतना सा भी प्यार नजर नहीं आया। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे आदित्य सर इस मामले में थोड़ा शाय है। वो अपनी फीलिंग्स आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते, पर वो अहाना मैम से प्यार करते हैं, और अगर वो उनसे प्यार नहीं करते होते तो वो ये शादी कभी नहीं करते। उसकी बातें सुनकर प्रीति को हर वो लम्हा याद आने लगा जब आदित्य उसे अपने करीब लाया था। प्रीति ये सब सोच ही रही थी कि तभी रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं कॉफी बनाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जा, कॉफी पीकर हम हॉस्पिटल चलेंगे। प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में जाने लगी। तभी घर की डोरबेल बज उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। प्रीति हैरानी से उन्हें देखने लगी और उसने पूछा, जी कहिए। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप प्रीति है? जी हाँ, कहिए। डॉक्टर अंदर आए और बोले, आपको चोट लगी है ना? आइए मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रीति उन्हें हैरानी से देखते हुए काउच पर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसके पास बैठकर बोले, आपका पैर दिखाए। उसने उन्हें हैरानी से देखते हुए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर उसका पैर देखने लगे। उन्होंने प्रीति के पैर में लगी चोट की ड्रेसिंग की और एक पर्ची पर दवाइयां लिखकर उसे देते हुए बोले, ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। सुबह शाम एक एक टैबलेट लेंगी आप तो जख्म जल्दी भर जाएगा और दर्द भी कम होगा। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ किसने भेजा? प्रीति ने पर्ची लेकर पूछा। डॉक्टर ने अपना बॉक्स बंद करते हुए जवाब दिया, आपकी सोसाइटी के गार्ड का कॉल आया था। उन्होंने शायद आपको लगड़ा कर चलते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे यहाँ बुला लिया। ओह, 1 मिनट। इतना कहकर प्रीति ने अपने पर्स से रुपये निकाले और डॉक्टर को देते हुए बोली, ये लीजिए आपकी फीस। नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता। मैं पास की सोसाइटी में ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे पैसे नहीं लूंगा। तुम बस ये मेडिसिन ले लेना और आराम करना। अगर हो सके तो पैर पर ज्यादा जोर मत डालना, जल्दी ठीक हो जाओगी। प्रीति अभी भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। डॉक्टर ने अपना बॉक्स उठाया और फिर चले गए। उनके जाते ही रिया कॉफी लेकर बाहर आई।
उसने एक कॉफी मग प्रीति को दिया और दरवाजे की ओर देखकर पूछा, कौन था? डॉक्टर साहब थे। रिया ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर साहब? तूने उन्हें बुलाया था? प्रीति ने ना में सिर हिलाया और बोली, सोसाइटी की गार्ड ने उन्हें फोन किया था। ये सुनकर रिया कॉफी का एक घूंट पीकर बोली, ओ, शायद गार्ड अंकल ने तुझे ऐसे चलते देख लिया होगा। प्रीति अभी भी शॉक्ड थी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।